Welcome to the second edition of Preface to the Leaves of Grass. We have seen the first part in the previous video, in which how the decision to convert the preface from prose to poetry has been discussed. प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास के द्वितीय संस्करण में दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि प्रीफेस जो कि प्रोज फॉर्म में था उसे पोएटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से डिसीजन लिया गया और एफर्ट्स किए गए। अब इसके आगे देखिए कि प्रीफेस के परिवर्तन की ये यात्रा कैसे आगे बढ़ती है। लेट अस सी हाउ द जर्नी मूव्स ऑन इन द चेंजेस मेड इन द प्रीफेस। Whitman's principal emphasis is on the identity and aesthetics of the poet. विटमैन का विशेष ध्यान कवि की आइडेंटिटी, कवि की इंडिविजुअलिटी, उसकी व्यक्तिगतता और उसके एस्थेटिक्स पर है कि उसके अंदर क्या सौंदर्य बोध है, उसके अंदर क्या व्यक्तिगत गुण हैं और वो किस तरह की अभिव्यक्तियाँ करता है। ये सब वॉल्ट विटमैन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। He leads the reader indirectly, although tenaciously, into this subject by describing the great nation of America as a nation still in the course of forming itself and making effort to gain a new shape and form. वो अपने पाठकों को एक यात्रा पर लेकर के जा रहा है प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास में, जहां वो उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका एक राष्ट्र के रूप में अभी फॉर्मेशन फेज से गुजर रहा है, बनने की प्रक्रिया में है और अभी इसको एक नया रूप धारण करना है। By saying so, he wishes to put forth the point before the readers that the United States of America does not have the appropriate poets and it is yet to find the poet it is worthy of. विटमैन जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास अभी कोई बहुत अच्छा कवि नहीं है या कवियों का समूह नहीं है और अभी ऐसे कवि का या कवियों का आना बाकी है जो कि एंड वन दैट इज एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ इट्स ग्लोरी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गौरव में चार चांद लगाए, ऐसे कवि का आना अभी शेष है। He calls his nation America a teeming nation of nations as it is prominently noticeable for its ampler largeness and stir. उसने जो शब्द यूज़ किए हैं a teeming nation of nations, ये राष्ट्रों का राष्ट्र है। ये बाकी सारे राष्ट्रों से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी क्योंकि इसकी एम्पलर लार्जनेस एंड स्टर की स्थिति है, ये बहुत विशाल है, इसमें बहुत गतिविधि है, बहुत ऊर्जा है, उसके लिए अच्छे कवि का होना बहुत आवश्यक है। विटमैन प्रोक्लेम्स दैट द नेशन इज इटसेल्फ नो लेस दैन पोएट्री। विटमैन कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने आप में एक कविता है। द अमेरिकन्स, ही स्टेट्स ग्रैंडली, of all nations at any time upon the earth have probably the fullest
पोएटिकल नेचर। विटमैन कहते हैं कि अमेरिकन्स का नेचर ही पोएटिकल है, इनकी जो प्रवृत्ति है, स्वभाव है, वही काव्यात्मक है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देमसेल्व्स आर एसेंशियली द ग्रेटेस्ट पोएम। इसीलिए इसके जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेट्स हैं वो भी अपने आप में कविता ही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द कन्फिगरेशन ऑफ दिस पोएम आर द फीचर्स ऑफ कॉमन पीपल। वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम की जो कविता है, इस कविता में जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दीज टू विटमैन डिक्लेयर्स आर अनराइम्ड पोइट्री। उसने आम आदमी को अनराइम्ड पोइट्री, अतुकांत कविता का दर्जा दिया है, अर्थात उनकी एक अपनी श्रेणी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। विटमैन बिलीव्स दैट विद द चेंज ऑफ टाइम द पीपल ऑफ अमेरिका ought to evolve as better and more devout patriots। विटमैन मानते हैं कि जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, अमेरिका के नागरिकों को देशभक्त के रूप में उभर के आना चाहिए। They ought to address the issue of nationality and patriotism in their expressions। उन्हें अपनी अभिव्यक्तियों में, कलात्मक अभिव्यक्तियाँ, काव्यात्मक अभिव्यक्तियाँ, जो भी वो अभिव्यक्त करते हैं, उसमें देशभक्ति, राष्ट्रवाद आवश्यक रूप से होना चाहिए। The subject matter should be given the gigantic and generous treatment worthy of it। Nationality and patriotism should be treated with utmost importance। वो कहते हैं कि देशभक्ति, राष्ट्रवाद को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। This treatment stresses that the poet take on himself all the enthusiastic variety of America। उनका एक सुझाव है कि अमेरिका में वैरायटी है, विविधता है। कवियों को विविधता के सारे गुण ले लेने चाहिए। फॉर दिस द पोएट इज टू बी कमेंसरेट विद अ पीपल, एंड सेकंड he is to integrate and combine the land and its scenic beauty into his being। वो कहते हैं कि कवि को आम आदमी के साथ स्वयं को आत्मसात कर लेना चाहिए, और यहाँ की धरती और यहाँ की सीनिक ब्यूटी, जो दृश्य हैं बेहद सुंदर, उन सबको एक कर लेना चाहिए। He emphasizes that his spirit responds to his country's spirit। He incarnates its geography and natural life and rivers and lakes। वो कहते हैं कि मेरे अंदर का जो स्पिरिट है, मेरी जो आत्मा है, वो इस राष्ट्र की आत्मा से जुड़ी हुई है। इसीलिए यहाँ की भौगोलिक स्थितियों को, यहाँ की नेचुरल लाइफ को, यहाँ की नदियों को, यहाँ के तालाबों को, सबको मैं अपने अंदर एक रूप में पाता हूँ। द पोएट मस्ट देन राइट पोएट्री बोथ ट्रांसेंडेंट एंड न्यू। इस तरह से कवि को जो कविता लिखनी है वो ऐसी लिखी जाए जिसमें राष्ट्र का समग्र रूप हो और नवीनता का पुट भी हो। पोइट्री सूटेबल फॉर द सैम ऑफ अमेरिकन रिपब्लिक। पोइट्री ऐसी होनी चाहिए, मान लो अमेरिका के ऊपर कोई भजन लिखा गया हो, कोई भक्ति गीत लिखा गया हो। दैट इज इट ऑट टू बी अ प्रेयर फॉर द नेशन ऑफ अमेरिका। यानी कि ये एक प्रार्थना के रूप में होनी चाहिए। Paraphrasing a central proclamation, Whitman declares that
Of all nations, the United States, with veins full of poetical stuff, most need poets and will doubtless have the greatest and use them the greatest. विटमैन कहते हैं कि अमेरिका को कवियों की बहुत आवश्यकता है और वो अपने कवियों को उनके सर्वोत्तम रूप में काम में अवश्य लेगा. The preface then changes its tone. It moves from scrutiny of the American character and uniqueness to emphasize in detail on features of the poet, his essential characteristic traits, or chiefly of the greatest poet, to use Whitman's central explanation. Whitman फिर अपनी कविता का तर्ज बदलते हैं. वो कहते हैं कि हमने अभी तक अमेरिका का स्वरूप देखा, अमेरिका एक राष्ट्र के रूप में किस तरह के चरित्र को धारण किए हुए है, किस तरह की यूनिकनेस को धारण किए हुए है, वो हमने अभी तक देखा है. लेकिन अब हमें आगे क्या देखना है? हमें ये देखना है, वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि हमें ये देखना है कि पोएट की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स क्या होनी चाहिए. पोएट की, कवि की आवश्यक गुणों की स्थिति क्या होनी चाहिए. चीफली ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, जो महानतम कवि यहाँ हो वो कैसा हो. विटमैन सेज दैट ऑल्दो दिस पोएट विल राइट द सॉन्ग्स ऑफ अमेरिका, he exceeds and contributes hugely through his loyalty and nationality, as he is also a mythic poet of the cosmos. वो कहते हैं कि कवि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक राष्ट्रवादी कवि तो हो ही, लेकिन वो अंततः इस कॉस्मोस का, इस ब्रह्मांड का हिस्सा है. तो कवि को अपने रूप को थोड़ा सा विस्तार देना चाहिए और राष्ट्र से उसे पूरे ब्रह्मांड में वो विस्तृत कर ले. ऐसा हमारा कवि होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू विटमैन, द पोएट इज सुपर ह्यूमन इन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड जजमेंट. विटमैन के अनुसार कवि जो होता है वो सुपर ह्यूमन होता है. वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है. क्यों? कि उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत होती है, सूचना बहुत होती है, नॉलेज होती है, ज्ञान बहुत होता है, जजमेंट होता है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती है. अ ट्रू इन्वेंटर हु ब्रिंग्स द अपरेंट वर्ल्ड इनटू बीइंग, क्योंकि कवि तो इन्वेंटर होता है, नई चीज़ों का निर्माण करता होता है और वो नई चीज़ों को शेप देता है, उनको एक अस्तित्व देता है. ही बेस्टोज ऑन एवरी ऑब्जेक्ट और क्वालिटी इट्स फिट प्रोपोर्शंस, नाइदर मोर नॉर लेस. कवि के अंदर एक गुण होता है कि वो हर चीज़ को अपने अनुपात में कीमत देता है, न अधिक देता है न कम देता है. सो इन द ओपिनियन ऑफ विटमैन, द स्टेचर ऑफ द पोएट इज गॉड लाइक. इसलिए विटमैन की नज़र में कवि ईश्वर तुल्य है. देर आर मोर क्रेडिट्स टू द पोएट. अकॉर्डिंग टू विटमैन, द पोएट इज ऑल्सो अ सीयर who leads his people into visionary knowledge. वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि कवि एक साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वो एक सीयर होता है, वो एक भविष्य दृष्टा भी होता है, जो अपने राष्ट्र के लोगों को नॉलेज के क्षेत्र में या उत्कृष्ट विचारधारा के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर ले जाता है. Depictions of dumb real objects are good in themselves, but Whitman goes on to say people expect the poet to do more. Whitman कहते हैं
कि यथार्थ बहुत अच्छी बात है, कवि यथार्थवादी होते हैं, लेकिन आम जनता की एक अपेक्षा होती है कवि से कि वो साधारण स्तर से ऊपर उठकर कुछ असाधारण करे। दे एक्सपेक्ट हिम टू इंडिकेट द पाथ बिटवीन रियलिटी एंड देयर सोल्स। आम जनता कवि से ये उम्मीद रखती है कि वो यथार्थ और उनकी आत्मा का जो स्तर है उसके बारे में बात करे और उनकी आत्मा के स्तर पर यथार्थ को लेकर के जाए। That purpose is central as the soul itself is central. विटमैन कहते हैं कि हमारी जो आत्मा होती है वो हमारी अस्तित्व की मुख्य स्थिति होती है, इसलिए कवि का आत्मा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। Only the soul is of itself, all else has a reference to what ensues. एक आत्मा ही तो है जो सत्य है, एक आत्मा ही तो है जो यथार्थ है, बाकी सब तो इसके पीछे पीछे चलने वाले सत्य हैं। Whitman was initially applauded by R.W. Emerson, so he took to his style of writing. Like Emerson, Whitman begins with a dignified perception of soul. क्योंकि वॉल्ट विटमैन को सबसे पहले इमर्सन ने पहचान दी थी, इसलिए उन्होंने इमर्सन की शैली को अपनाया और जिस तरह से इमर्सन ने आत्मा को एक बहुत श्रेष्ठ रूप में देखा था, इसी तरह से वॉल्ट विटमैन ने भी आत्मा को एक श्रेष्ठ रूप में देखना शुरू किया। द फंक्शनिंग ऑफ द पोएट्स माइंड टू शुड बी टेकन केयर ऑफ। आगे वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि पोएट का जो मन है उसका भी बहुत ध्यान देना चाहिए। इन ऑर्डर टू अचीव हिज वाइटल गोल्स द पोएट मस्ट हैव आर्टिस्टिक एज वेल एज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। यदि कवि को अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो उसके पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, और ये स्वतंत्रता होनी चाहिए आर्टिस्टिक कलात्मक क्षेत्र में और पॉलिटिकल राजनैतिक क्षेत्र में। ही देन स्पीक्स of the structure and form of poetry which is very crucial. उसके बाद वॉल्ट विटमैन बात करते हैं कि जिस कविता की रचना की जाती है उसका स्वरूप कैसा हो, उसकी बनावट कैसी हो कि उसकी शैली लोगों के लिए अनुकूल हो। द राइम एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ परफेक्ट पोएम्स, विटमैन स्टेट्स, show the free growth of metrical laws and bud from them as unerringly and loosely as lilacs or roses on a bush, and take shape as compact as the shapes of chestnuts and oranges and melons and pears, and shed the perfume impalpable to form. यहाँ वॉल्ट विटमैन ने बहुत अच्छी उपमा दी है कि हमारी जो कविता की रचना है वो कैसी होनी चाहिए। कविता की रचना, मन की रचना, आत्मा की रचना, कवि के मस्तिष्क के बनावट की रचना, ये सब सारी चीज़ों का समग्र रूप देखें तो जिस तरह से प्रकृति में पुष्प होते हैं, फल होते हैं, वो सब ऐसे होते हैं कि उनका कोई विकल्प नहीं होता है, उनमें आप त्रुटि नहीं ढूंढ सकते हैं। वैसी ही रचना हमारी अपनी होनी चाहिए कवि की, और वैसी ही रचना उसके द्वारा लिखी गई कविता की होनी चाहिए। He believes that the poetic form must be animate. जो कविता लिखी जाए उसमें जीवंतता होनी चाहिए। It should be full of life and growth. उसमें जीवन दिखाई देना चाहिए। It should be free of all
इनहिबिशन, किसी तरह के दबाव में, बाधा में कविता नहीं होनी चाहिए. सो एज फ्री टू फॉलो इट्स ओन एक्सपेंशन as any object in nature, otherwise the poem can never be absolutely factual. अगर कविता को सत्य पे आधारित होना है तो कविता में पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए. So freedom will add life and energy to the creation. यदि स्वतंत्रता होगी तो उस क्रिएटिविटी में भी जीवंतता होगी. The involvement of the soul cannot be ruled out either. यहाँ पर हम सोल के फॉर्म को, सोल के कनेक्शन को कविता से अलग नहीं कर सकते हैं. We have to address this requirement also. If the soul is to find its way into reality, it must follow its personal regulations above all. यदि आत्मा को सत्य के रास्ते पर जाना है तो उसे अपना स्वतंत्र, स्वायत्त रास्ता अपनाना चाहिए. Whitman believes that the poet should be an Emersonian non-conformist, that heroic person who walks at his ease through and out of that custom or precedent or authority that suits him not. विटमैन कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कवि के अनुकूल न हो, उसके स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल ना हो, ऐसी चीज़ के दबाव में कवि को कभी भी नहीं आना चाहिए. दिस मीन्स दैट द पोएट शुड बी हिज ऑटोनॉमस सेल्फ. इसका अर्थ ये है कि कवि को अपने मूल रूप में, स्वतंत्र रूप में हमेशा होना ही चाहिए. अब हम कुछ शब्द देखते हैं जो कि प्रीफेस को पढ़ने में हमारे लिए बहुत सहायक होंगे. टीनेशियसली, रिजोल्यूटली, फर्मली, ऑब्स्टिनेटली, दृढ़ या तटस्थ, एप्रोप्रिएट, सूटेबल, प्रॉपर, बिफिटिंग, अनुकूल, ग्लोरी, ग्रैंडियर, स्प्लेंडर, गरिमा, टीमिंग, पैक्ड, क्राउडेड, भरपूर, प्रोक्लेम्स, डिक्लेयर्स, अनाउंसेस, घोषित करता है. कन्फिगरेशन, फॉर्मेशन, शेप, अरेंजमेंट, बनावट, डिवाउट, डेडिकेटेड, सिंसियर, प्रतिबद्ध, पैट्रियट, नेशनलिस्ट, लॉयलिस्ट, देश प्रेमी, एक्सप्रेशन, लैंग्वेजेस, टर्मिनोलॉजीज, अभिव्यक्ति, सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट, स्टफ that something literary is made of, विषय वस्तु, gigantic, enormous, huge, massive, विशाल, generous, lavish, liberal, उदार, worthy of, deserving, well-meaning, योग्य, commensurate, appropriate, proportionate, अनुकूल, सही अनुपात में, integrate, mix, assimilate, मिलाना, incarnate, personified, embodied, मानव रूप में, transcendent, superior, supreme, श्रेष्ठ, महान, सैम, हिम, प्रेयर, प्रार्थना, भजन, प्रोक्लेमेशन, डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट, घोषणा, स्क्रूटनी, एनालिसिस, एग्जामिनेशन, विश्लेषण, सुपर ह्यूमन, हीरोइक, एक्सेप्शनल,
महामानव, apparent, superficial, seeming to be like, किसी के जैसे ना होते हुए भी उसके जैसा दिखना या लगना. bestow, give, confer, grant, देना या अर्पण करना. stature, tallness, height, status, कद, स्तर. गॉड लाइक, सीमिंग टू बी डिवाइन, ईश्वर तुल्य. seer, prophet, oracle, भविष्य दृष्टा. visionary, fanciful, unrealistic, काल्पनिक दुनिया में खोए रहने वाला. dignified, honorable, stately, गरिमापूर्ण. perception, awareness, observation, insight, प्रत्यक्षीकरण. goal, target, objective, aim, उद्देश्य. artistic, creative, imaginative, inventive, कलात्मक. political independence, freedom to have an opinion and stand on political issues, राजनीतिक मत रखने की स्वतंत्रता. crucial, vital, critical, decisive, अत्यावश्यक, अति संवेदनशील. rhyme, poem, verse, काव्य, लयबद्ध. यूनिफॉर्मिटी, होमोजीनिटी, कंसिस्टेंसी, एक रास्ता. अनएरिंगली, प्रिसाइजली, एक्यूरेटली, त्रुटि रहित. इम्पैल्पेबल, वेग, अनक्लियर, शैडोई, अस्पष्ट. एनिमेट, लिविंग, अलाइव, जीवित, जीवंतता युक्त. इनहिबिशन, रिजर्व, हैंगअप, शाइनेस, अंतर्बाधा, अवरोध, संकोच, हिचकिचाहट. एक्सपेंशन, ग्रोथ, एक्सटेंशन, डेवलपमेंट, विस्तार. फैक्चुअल, ट्रुथफुल, रियलिस्टिक, ऑनेस्ट, यथार्थ पर आधारित. इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, एनग्रॉसमेंट, सहभागिता. रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी, नीड, ऑब्लिगेशन, आवश्यकता. रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, रूल्स, नियम. नॉन कन्फर्मिस्ट, अनकन्वेंशनल, रिबेलियस, परंपरा विरोधी. प्रेसिडेंट, एग्जाम्पल, मॉडल, उदाहरण या पूर्व नियम. अभी हमने प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास का सेकंड पार्ट देखा. इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे. तब हमें समझ आएगा कि वॉल्ट विटमैन के पास कितने सारे विचार हैं हमारे पास देने के लिए, ताकि अमेरिका के कवि का जो स्वरूप उन्होंने अपनी कल्पनाओं में सोचा है वो हमें पता चले. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रीफेस टू द लीव्स ऑफ ग्रास. This overview has a third part as well, which will enable us to know what are Whitman's ideas about the American poet with reference to the United States of America. Kindly see the third video
आफ्टर दिस। इसके बाद आप तीसरा वीडियो देखें। धन्यवाद। थैंक यू।